देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका चैप्टर है बेटा सरफेस केमिस्ट्री। बेसिक जो मैं इसका एनसीईआरटी से लेके चल रहा हूँ, और जो भी बेटा एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं और एक्स्ट्रा इसमें, वो मैं सब इसके साथ में साइड में लिखवाता हुआ चलूँगा। लेकिन बेसिक मैं इसका एनसीईआरटी से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 99% है कि इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। और फिर भी जो कुछ पॉइंट है बेटा, जैसे खासकर इसमें एक आएगा गोल्ड नंबर वगैरह बेटा, ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, तो वो मैं आपको साइड में करवाता हुआ चलूँगा। तो उसको लेकर आप डरे नहीं बिल्कुल भी बेटा। सरफेस केमिस्ट्री बेटा नाम में ही आ रहा है कि कुछ ऐसे फिनोमिना है जो ओवरऑल सब्सटेंस की सरफेस पर होते हैं। या तो बेटा सरफेस पर हो सकते हैं या इंटरफेस के ऊपर हो सकते हैं बेटा। अब डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि मान लीजिए मेरे पास ये एक रिमोट है और मैं इसके सिर्फ ऊपर की सरफेस की बात कर रहा हूं बेटा, तो ये जो हुआ ये सरफेसियल फिनोमिना हुआ। और मेरे पास ये दो रिमोट है और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इंटरफेस बन रही है बेटा, तो उस पर आप अगर स्टडी कर रहे हो तो वो भी सरफेस केमिस्ट्री में ही गिनी जाती है बेटा। ठीक है, तो सरफेस पर होने वाले या इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिना को अपन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, कि जो भी यहाँ पर मेरे पास दो बॉडीज है बेटा, जो भी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है मेरे पास, जैसे यहाँ पर दो ये रिमोट ही थे मेरे पास में, ठीक है, तो इनको सेपरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा काम में लिया जाता है या तो स्लैश या फिर हाइफन। अरे भाई सीधी सी बात है ना बेटा, स्लैश क्या होता है बेटा, इतना तो आप जानते हो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हो गया स्लैश बेटा, ये हो गया क्या, हाइफन। तो जैसे मान लो कि एक फेज है मेरे पास सॉलिड और दूसरी फेज है गैस, इन दोनों की इंटरफेस की मुझे स्टडी करनी है कि भैया ये सॉलिड है और इसके ऊपर गैस है बेटा, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है उसकी स्टडी करनी है। तो मैं यहाँ पर एक तरफ क्या लिख दूंगा बेटा, सॉलिड लिख दूंगा, और एक तरफ क्या लिख दूंगा, गैस। या तो स्लैश के बेटा ऊपर चाप दोनों तरफ या हाइफन के दोनों तरफ। एक और चीज मैं बता दूं आपको बेटा, जो आपने शायद सुना होगा अच्छे से बेटा, याद हो तो आपने डेनियल सेल का ये प्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बेटा। अब इस प्रेजेंटेशन में बेटा ये जो है ये क्या है बेटा, यहाँ पर स्लैश है, अरे है कि नहीं बेटा। और ये जो स्लैश है ये इस बात को आपको साबित कर रहा है कि इलेक्ट्रोड पर होने वाले प्रोसेस, चाहे वो एनोड हो, चाहे वो कैथोड हो, चाहे ऑक्सीडेशन हो, चाहे रिडक्शन हो, वो सरफेशियल प्रोसेस होते हैं बेटा, सरफेस के ऊपर काम होता है। कि जिंक की रोड है तो जिंक की रोड की सरफेस के ऊपर प्रोसेस चल रहा है बेटा। जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होते हैं ना बेटा, एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन, ये सब सरफेशियल फिनोमिना होते हैं। जो कोर्जन होता है बेटा, अरे आयरन पे जो रस्टिंग लगती है ना, लोहे पर जो जंग लगती है, आयरन पर जो रस्टिंग लगती है, कोरोजन, वो भी सरफेशियल फिनोमिना होता है। आपने गौर किया हो तो आयरन पर जो रस्टिंग होती है वो सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर होती है। अगर उसे स्क्रैच करके हटा दे तो अंदर का जो आयरन होता है ना बेटा, उस पर रस्टिंग नहीं होती है। वो भी कैसा फिनोमिना है, सरफेशियल फिनोमिना है बेटा, सरफेस पे होने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन क्या है बेटा, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस विच अकर ऑन सरफेस बेटा। ठीक है भैया, अब ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो भी चलता है वो एक अलग मैटर है। एक पॉइंट और है कि जो भी दो फेज के बीच के इंटरफेस की स्टडी की जा रही है उनको स्लैश या हाइफन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ध्यान दें, देखो वो दोनों फेज सॉलिड सॉलिड हो सकती है, सॉलिड लिक्विड हो सकती है बेटा, सॉलिड गैस भी हो सकती है, वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन ध्यान दें कि दो गैसों के बीच में कभी भी इंटरफेस नहीं बनती। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो आप बेटा, एनवायरमेंट में बहुत सारी ऑक्सीजन और बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मुझे बताइए क्या दोनों के बीच में आपको कभी अलग से इंटरफेस दिखाई दे रही है, क्या महसूस हो रही है क्या बेटा? इस एनवायरमेंट में आपको पता लग रहा है कि देखो यहाँ तक नाइट्रोजन है, यहाँ से ऑक्सीजन शुरू हो गई, नहीं है ना बेटा। क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी मिसिबल है, पूरी की पूरी कंप्लीट मिसिबल सिचुएशन में होती है बेटा। देखिएगा इधर क्या लिखा हुआ है कि ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस, यानी गैसों के बीच में कभी भी सरफेशियल फिनोमिना की स्टडी नहीं होगी दो गैसों के बीच में बेटा। गैस और सॉलिड है तो चलेगा, गैस और लिक्विड है चलेगा, पर दो गैसों के बीच में कभी भी इंटरफेस की नहीं होती बेटा। कुछ एग्जांपल जैसे कोरोजन हो गया बेटा, जैसे इलेक्ट्रोड वाले प्रोसेस हो गए बेटा, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस अपन इसी में आगे पढ़ेंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन है, डिसोल्यूशन बेटा, ये सब कैसे फिनोमिना होते हैं, सरफेशियल फिनोमिना होते हैं। अब एनसीईआरटी में एक खास लाइन और लिखी हुई है बेटा कि अपन आगे सरफेशियल फिनोमिना की डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी ने एक खास लाइन बोली है क्या,
कि जैसे मान लो कि आप इसके सरफेस की स्टडी करने वाले हो, तो उसने बोला कि पहले तो एक तो इसको साफ करो। क्यों? क्योंकि इस पर जो इम्प्योरिटीज पहले से लगी हुई है। तो बेटा जब आप इसके सरफेशियल स्टडी करोगे तो जो इम्प्योरिटीज इस पर पहले से ही प्रेजेंट है, क्या वो इसके रिजल्ट में एरर लेके आएंगी? क्या बिल्कुल लेके आएंगे बेटा। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या मानते हुए कि इसकी सरफेस पर कुछ भी नहीं है, जबकि बेटा कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज तो इस पर लगी होती है। और खासकर बेटा किसी सॉलिड की सरफेस पे गैस की इम्प्योरिटीज, एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसेज है, उनकी इम्प्योरिटीज तो प्रेजेंट रहती ही है बेटा। अच्छा, गैसेस को हटाने के लिए क्या क्रिएट किया जाए? वैक्यूम क्रिएट किया जाए बेटा, या मैं कहूं कि प्रेशर ना के बराबर कर दिया जाए। भाई प्रेशर का कारण क्या होता है? गैसेस होती हैं बेटा। भाई प्रेशर का कारण क्या होते हैं? गैसेस होती हैं बेटा। अगर आप गैसेस मॉलिक्यूल्स को हटा दोगे, गैसेस एटम्स या मॉलिक्यूल को हटा दोगे, तो प्रेशर वहां पर नहीं रहेगा। तो प्रेशर कम करते हैं ताकि गैसेस स्पीसीज है, दैट मींस प्रेशर कम करने का मतलब कि गैसेस स्पीसीज हटा लेना। और साथ में ये भी बोला गया कि ऐसे नहीं कि इसको साफ कर दिया, क्लीन कर दिया और लाके एनवायरनमेंट में रख दिया कि कल एक्सपेरिमेंट करेंगे। फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान हो जाएगा वापस से। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको एनवायरनमेंट में फिर से रख दिया तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो बहुत सारी है बेटा। जैसे ही आप इसे एनवायरनमेंट में बाहर लाओगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसकी सरफेस पे जाके फिर बैठ जाएंगे। तो ऐसे में बेटा इसे साफ करने के बाद इसे रखा भी कहां जाए? एक्सपेरिमेंट करने से पहले वैक्यूम में ही रखा जाए, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कम एरर के साथ रिजल्ट मिलेंगे बेटा। इस चैप्टर में अपन ओवरऑल बेटा 3 पोर्शन में इसको अपन डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा है बेटा कैटालाइसिस और तीसरा है कोलोइडल सॉल्यूशन बेटा। ये 3 पोर्शन में अपन इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला अपन को कौन सा देखते हुए चलना है बेटा? एडजॉर्प्शन अपन को देखते हुए चलना है इसके अंदर। क्या अब तक जो मैंने समझाया बेटा वो समझ आ गया बेटा आप लोगों को? खास खास पॉइंट मैंने अंडरलाइन भी करनी है इसके अंदर बेटा, देखिएगा समझाता हूँ। बहुत सिंपल सी चीजें बेटा एडजॉर्प्शन को लेकर के। इस डायग्राम से समझिए, बहुत सिंपल सा डायग्राम है बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है, अगर बेटा स्पीसीज, मॉलिक्यूल और एटम्स इसके सरफेस पर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कहां जा रहे हैं बेटा? सरफेस के ऊपर, तो इसे कहा जाता है एडजॉर्प्शन। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम इसके बल्क में चले गए, इसके अंदर चले गए, तो इसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ हो गए, ध्यान दें कि बल्क में भी चले गए और सरफेस पे भी आ गए, तो इसे क्या कहा जाता है? कंबाइंडली सॉर्प्शन। एनसीईआरटी में साइड में लिख सकते हो आप ये बेटा कि सिर्फ सरफेस पर बेटा कंसंट्रेशन बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की बेटा, तो उसे एडजॉर्प्शन बोला। सिर्फ बल्क में बढ़ रही है तो एब्जॉर्प्शन बोला, और दोनों काम एक साथ हो गए तो उसे क्या बोला? सॉर्प्शन बेटा। दोनों काम एक साथ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा एग्जांपल आ गया। दूसरी बात कि जो सरफेस पे गया, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल या एटम गए हैं ना बेटा, उन्हें कहा जाता है क्या? एडजॉर्बेट। क्या कह देते हैं उन्हें? एडजॉर्बेट बेटा। और जिसकी सरफेस पे गए हैं, जिनकी सरफेस के ऊपर गए हैं बेटा, उन्हें क्या कह दिया जाता है? उन्हें कह देते हैं एडजॉर्बेट। दैट मीन्स जिसने एडजॉर्प्शन किया या जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन हुआ उसे क्या कह देते हैं? एडजॉर्बेंट बेटा। और जिस बेचारे का एडजॉर्प्शन हुआ उसे क्या कह देते हैं? एडजॉर्बेट बेटा। देखिए लिखा हुआ इसमें, द मॉलिक्यूल, स्पीसीज और सब्सटेंस व्हिच कंसंट्रेट ऑन और accumulate at the surface in terms is termed adsorbate and the material on which surface of which the adsorption takes place is called adsorbent बेटा। सिंपल वर्ड्स में क्या कि अगर सरफेस पर गया है तो एडजॉर्प्शन, बल्क में चला गया तो एब्जॉर्प्शन, दोनों एक साथ हुए तो सॉर्प्शन। जो सरफेस पे गया वो एडजॉर्बेट और जिसकी सरफेस पे गया वो एडजॉर्बेंट। एक छोटा सा पॉइंट और
कि सरफेस पे जाकर अरेंज हो जाना, सरफेस पे चले जाना बेटा, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन। और सरफेस से वापस हट जाना, सरफेस से वापस हट जाना उसे कहते हैं डीजॉर्प्शन। सरफेस पे चला गया एडजॉर्प्शन, सरफेस से हट गया डीजॉर्प्शन बेटा। क्लियर है? तो डीजॉर्प्शन क्या हुआ बेटा? रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस, इतनी सी बात है। उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा? डीजॉर्प्शन उसे कह दिया जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक की बातें बेटा? तो बहुत शॉर्ट में आपको एक बार मैं बता दूं अब तक की रामायण में से काम की बातें क्या। सरफेस केमिस्ट्री जो सरफेस या इंटरफेस पर होने वाले फिनोमिना है, दो बल्क फेजेज को उसमें बेटा स्लैश या हाइफन से बेटा सेपरेट करके लिखा जाता है। दो गैसों के बीच में कभी भी इंटरफेस नहीं बनती क्योंकि वो पूरी मिसिबल होती है। उसके बाद में बेटा कि जब भी सरफेशियल स्टडी की जाए पहले उसे क्लीन करके वैक्यूम में रखा जाना चाहिए ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंप्योरिटीज बीच में प्रॉब्लम ना करे। अगर सरफेस पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है बेटा तो उसे एडजॉर्प्शन कहा गया। बल्क में चला गया तो उसे एब्जॉर्प्शन कहा गया। दोनों काम एक साथ हुए तो उसे सोर्प्शन कहा गया बेटा। जो सरफेस पे गया उसे एडजॉर्बेट बोला, जिसके सरफेस पे गया उसे एडजॉर्बेंट बोला। और अगर सरफेस पे गया तो एडजॉर्प्शन, सरफेस से हट गया तो डीजॉर्प्शन। क्या यहां तक की रामायण क्लियर है बेटा? पोज करके आप ये डायग्राम बना लेना एनसीईआरटी में, क्योंकि अभी मैं इनको हटाने वाला हूं बेटा। बना लिया? पोज करके बना लिया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद में कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल। और उससे पहले एक और छोटी सी बात है कि अगर बेटा जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट बेटा उसकी सरफेस एरिया बढ़ा दी जाए, दैट मीन्स वो सरफेस आपने ज्यादा प्रोवाइड करवा दी जिस पर एडजॉर्प्शन होना है, तो बेटा ओवरऑल एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा कि कम? भाई ज्यादा होगा। अरे भैया कि एक तरह से मैं कहूं कि सीटें बढ़ा दी, तो सीटें बढ़ा दोगे तो सिलेक्शन ज्यादा होंगे ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो बात यह कि पोरस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में अगर स्पीसीज को लिया जाता है मटेरियल को बेटा, कौन सी फॉर्म में? पोरस फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, तो वास्तव में वहां पर एडजॉर्प्शन ज्यादा देखा गया, ज्यादा हो जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपने फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे कि स्पीसीज को अगर पाउडर फॉर्म में ले लिया जाए तो ओवरऑल उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। कोई मेडिसिन भी बेटा अगर ज्यादा इफेक्टिव, कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव वे में देनी हो तो बेटा उस मेडिसिन को पाउडर फॉर्म में दिया जाता है। खासकर छोटे बच्चों को तो पाउडर फॉर्म में दी जाती है मेडिसिन बेटा। क्लियर है भैया यहां तक की बात है आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल। देखिएगा इसके अंदर बेटा पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि कुछ भी जो गैसेस होती हैं बेटा, कि मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारी गैसेस घूम रही थी, मीथेन है, SO2 है, H2 है बेटा, ये सब घूम रहे हैं, और आपने उसमें चारकोल रख दिया। अब चारकोल की टेंडेंसी होती है बेटा वो गैसेस का एडजॉर्प्शन करता है अपनी सरफेस के ऊपर। चारकोल गैसों का अपनी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कर लेगा तो गैसेस पार्टिकल अब कंटेनर में घूमेंगे या चुपचाप चारकोल पे बैठ गए? चुपचाप चारकोल पे बैठ गए। अब अगर गैसियस पार्टिकल कंटेनर में घूमेंगे नहीं तो क्या गैसियस पार्टिकल कंटेनर की दीवारों पर, वॉल पर कोलिजन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। और कंटेनर की दीवारों पर अगर कोलिजन नहीं होगा तो उन पर फोर्स भी नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो फोर्स पर एरिया, दैट मींस प्रेशर, वो भी नहीं लगेगा। भी आप अच्छे से जानते हो बेटा कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया होता है। अच्छा फोर्स कब लगेगा? जब गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर की दीवारों पर कोलिजन करें। वापस सुनिए प्रोसेस क्या हुआ कि गैसेस स्पीसीज घूम रहे थे, दीवारों पर कोलिजन कर रहे थे बेटा, और प्रेशर क्रिएट हो रखा था। अब आपने चारकोल ले जाके रख दिया, उसने हाइड्रोजन SO2 जो घूम रहे थे ना उनको चुपचाप पकड़ के बिठा लिया, बोले बैठ जाओ चुपचाप। अब अगर वो चुपचाप सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गए, सरफेस पे बैठ गए, तो ना तो वो घूम रहे, घूमेंगे नहीं तो कंटेनर की दीवारों पर कोलिजन नहीं करेंगे, फोर्स नहीं लगेगा तो प्रेशर भी नहीं लगेगा, यानी प्रेशर कम हो जाएगा बेटा। और अगर आपने चारकोल बहुत अच्छे से अमाउंट में ले लिया तो इवन उस कंटेनर में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा बेटा, प्रेशर 0 तक भी चला जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल बेटा जो एनिमल चारकोल होता है, भाई एनिमल से बना हुआ एनिमल चारकोल बेटा, एनिमल की हाइड खाल से बनता है बेटा।
एनिमल चारकोल जो होता है ना बेटा, वो क्या करता है, एनिमल चारकोल वो कलर्ड इम्प्योरिटीज को एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। एडजॉर्ब बेटा, कलर्ड इम्प्योरिटीज को। जैसे क्या किया कि मिथाइलिन ब्लू एक डाई है बेटा, उसे आपने एक सॉल्वेंट में डिसोल्व कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि उस सॉल्यूशन में मिथाइलिन ब्लू को सॉल्वेंट में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बना लिया, उस सॉल्यूशन में आपने चारकोल मिलाया और उसको अच्छे से शेक कर दिया। अब चारकोल क्या करेगा, उसमें से मिथाइलिन ब्लू जो है बेटा उसे एडजॉर्ब कर लेगा, और फिर मैं उसे अगर फिल्टर करूं तो जो भी लिक्विड बाहर आएगा बच के, वो कलर्ड होगा कि कलरलेस, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइलिन ब्लू चारकोल पर एडजॉर्ब हो गया। ऐसे ही बेटा जो इम्प्योर शुगर होती है ना बेटा, उसमें बहुत सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, उसे भी क्या किया जाता है, एनिमल चारकोल की लेयर के ऊपर से उससे बेटा पास किया जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि एनिमल चारकोल उस इम्प्योर शुगर में से कलर्ड इम्प्योरिटीज को एडजॉर्ब करता रहेगा, और आगे जो शुगर का सॉल्यूशन चलता रहेगा उसमें कलर्ड इम्प्योरिटीज देखने को नहीं मिलेंगी। अब मान लो आपने शुगर का प्योरिफिकेशन तो डेली लाइफ में नहीं देखा, लेकिन बेटा एक ऐसी चीज है जो आप डेली लाइफ में देखते हो बेटा, याद दिलाता हूँ, समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई भी अच्छी क्वालिटी की बोतल आपने परचेज की है बेटा 250, 200, 300, 400 रुपए तक की, तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टील की बोतल आती है बेटा, उसमें आजकल एक छोटी सी सिलिका जेल की बेटा पुड़िया डाल के रखते हैं कंपनी वाले। वो कोई गिफ्ट नहीं है बेटा आपके लिए, वो एक्चुअली क्या काम करता है, सिलिका जेल मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन करता है। ध्यान दे, सिलिका जेल मॉइस्चर का क्या करता है बेटा, एडजॉर्प्शन करता है बेटा। अब उससे फायदा क्या होगा, ध्यान दें, सिलिका जेल मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन कर लेगा तो उससे फायदा क्या होगा, समझना कि मान लीजिए कंपनी ने नई बोतल बनाई और उसे पैक करते वक्त उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया। अब बेटा वो किसी शॉपकीपर के पास जाएगी, तब तक फाइनली बेटा कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 6 महीने 1 साल तो निकल सकता है आराम से, और मॉइस्चर अगर अंदर रह गया उसमें तो बेटा फंगस लग जाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, कोई कस्टमर फंगस लगी हुई बोतल तो खरीदने से रहा, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो सिलिका जेल उसमें डाल देते हैं, वो मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेगा, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो फंगस नहीं लग पाएगी बेटा, इसलिए वो उसमें मिलाया जाता है। एक और चीज है कि सिलिका जेल मॉइस्चर का एडजॉर्प्शन करता है, जबकि CaCl2 जो होता है बेटा वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है बेटा। ध्यान रखना कि CaCl2 भी बेटा मॉइस्चर को, पानी को रखता है, लेकिन वो क्या करके, एब्जॉर्ब करके बेटा, ये अपने बल्क में पानी को खाता है और ये अपनी सरफेस पर पानी को खाता है। ठीक है भैया, डेली लाइफ के एग्जांपल क्लियर है बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा इसकी मैकेनिज्म, बेटा ये लिख लेना साइड में पोच करके। अब बेटा नेक्स्ट आ जाता है इसकी बेटा मैकेनिज्म। डिसॉर्प्शन समझा चुका हूं आपको, डिफरेंस भी आ गया, चलो हो चुका है बेटा। वैसे तो देखिए क्या खुद ही बता सकते हो कि एडजॉर्प्शन जो हो रहा है उसमें बेटा जो भी मॉलिक्यूल या एटम्स आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, सरफेस के ऊपर, जबकि एब्जॉर्प्शन में कहां आ रहे हैं, बल्क के ऊपर। अब अगर मॉलिक्यूल जो है बेटा सिर्फ सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर, तो उनकी कंसंट्रेशन भी सिर्फ सरफेस पर बढ़ेगी, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगी। जबकि एब्जॉर्प्शन में बेटा पूरे बल्क में आ रहे हैं, तो जो भी सब्सटेंस आ रहा है बेटा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, पूरे बल्क में बढ़ेगी। देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है, इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent, while in absorption the substance is uniformly distributed throughout the bulk of the solid। तो ऐसी अवस्था में बेटा कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस की, जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा उसकी सिर्फ कहां पर बढ़ेगी, सरफेस पर बढ़ेगी, और जबकि जो एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा उसकी कंसंट्रेशन पूरी बल्क में यूनिफॉर्मली बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट बेटा मैंने आपको बीच में बोला था कि कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जहां पर बेटा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, जिसे सोप्शन बोला था बेटा। एग्जांपल है किसी चौक को इंक में डिप कर देना। ध्यान दें कि अगर मान लीजिए मेरे पास चौक है और उसे मैं ब्लू कलर की इंक में डिप कर दूं, तो फिर जब मैं उस चौक को लिखता हूं तो ब्लू कलर से लिखेगा, लेकिन बेटा कुछ देर तक तो ब्लू लिखता है, फिर वापस से व्हाइट हो जाता है। तो क्या देखा गया, जब उसे तोड़ के देखा गया तो ये देखा गया कि जो ब्लू कलर है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर लगा हुआ है।
होता क्या है कि जो इंक है उसमें मान लीजिए ब्लू कलर की इंक है, तो उसमें ब्लू कलर की डाई होती है किसी सॉल्वेंट में डिसोल्व की हुई। तो जो ब्लू कलर की डाई है उसका चौक की सरफेस पर होता है एडजॉर्प्शन, जबकि सोलवेंट जो होता है ना बेटा वो चौक के पूरा बल्क में चला जाता है, दैट मीन्स उसका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। दैट मीन्स ये ऐसा उदाहरण है जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं। जो डाई है ब्लू कलर की उसका क्या हुआ, एडजॉर्प्शन चौक की सरफेस पे, और जबकि सोलवेंट है उसका क्या हो गया एक साथ बेटा, एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो बल्क के अंदर तक चला गया, और जो एडजॉर्ब हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहा, सरफेस के ऊपर बेटा। तो जैसे ही वो सरफेस हटेगी वो वापस ब्लू से व्हाइट लिखना शुरू कर देगा बेटा, समझे क्या भाई। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में बेटा कंडीशन क्या देखिएगा, रटना नहीं है, पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ बेटा, फिर आप लोग इसकी रीडिंग लगाओगे। भी साथ में आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ तो बहुत अच्छे से बेटा याद भी हो जाएगा, आपको पता भी रहेगा कि हाँ ये कुछ पॉइंट्स है बेटा इसमें। पर पहले समझिए होता क्या है, देखो बेटा कि कोई भी सब्सटेंस है, भी पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आखिर एडजॉर्प्शन होता क्यों है, क्या कारण है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा होता क्या है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है अंदर वाले, वो बेटा बिल्कुल सिमेट्रिकली चारों तरफ से सिमिलर फोर्स से बेटा बैलेंस्ड होते हैं। यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है बेटा, बिल्कुल बैलेंस्ड फोर्स। ये वो स्पीसीज है जो इसकी बल्क के अंदर है, लेकिन वो पार्टिकल जो कहां पर है बेटा, जो इसकी सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर बेटा, वहां पर आप देख रहे हो बेटा कि ये तो लगे लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है बेटा। यानी इस पर जो फोर्स है बेटा वो कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और इसी अनबैलेंस फोर्स की वजह से जो ये सरफेस वाला पार्टिकल है बेटा, ये क्रिएट करता है क्या, रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या क्रिएट कर लेता है, रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा। क्यों, क्योंकि इस पर बैलेंस फोर्स नहीं है। ये कोशिश करता है कि अगर कोई पार्टिकल इसके ऊपर से गुजरे, कोई भी पार्टिकल बेटा, तो ये उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि तू मेरी सरफेस के ऊपर आ जा। तो वापस सुन लीजिए क्या रहा कि जो बल्क में पार्टिकल है उस पर चारों तरफ से बैलेंस फोर्स लगा हुआ है, लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल है बेटा उस पर चारों तरफ से बैलेंस फोर्स नहीं लगा हुआ। तो ऐसे में अनबैलेंस फोर्स की वजह से रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्रिएट हो जाता है बेटा, और ये इसी अट्रैक्शन के कारण अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। कौन से पार्टिकल, जो बल्क में है या जो सरफेस पे है, वो पार्टिकल जो सरफेस पे है बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा आपको। ये तो हुआ इसका पहला पॉइंट, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आखिर एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, सरफेस का पार्टिकल बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा, आप खुद देखिए कि एडजॉर्प्शन का कारण है रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इस नाम पे चले जाइए, अट्रैक्शन पे बेटा। कुल मिलाकर एडजॉर्प्शन जब ये करेगा तो गैसियस स्पीसीज का, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो, उस पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा। और आप जानते हो कि इस दुनिया में जब भी अट्रैक्शन लगता है ना बेटा, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। तो ऐसी अवस्था में जो प्रोसेस होगा एडजॉर्प्शन का, वो कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी ड्यू टू अट्रैक्शन। और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच कैसा होता है बेटा, इसका डेल्टा एच होता है नेगेटिव। और साथ में बेटा सरफेस की जो एनर्जी है वो भी बढ़ती चली जाएगी कि कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी लगातार रिलीज होती जा रही है। सेकेंड पॉइंट कि एडजॉर्प्शन का डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है बेटा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होकर प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट आता है बेटा कि इसमें एंट्रोपी का क्या होगा। समझाता हूं कि मान लीजिए कोई कंटेनर था, उसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स घूमते फिर रहे थे चारों तरफ, मर्जी है जिधर।
उन्होंने अव्यवस्था बढ़ा रखी थी, इरेगुलरिटी बढ़ा रखी थी, रैंडमनेस बढ़ा रखी थी। अब आपने उसमें चारकोल रखा और उस चारकोल ने उन सबको चुपचाप पकड़ के बिठा लिया। तो ऐसी स्थिति में जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडमली नहीं घूमेंगे तो इरेगुलरिटी, रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रैंडमनेस को क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोपी। और अगर बेटा फाइनल एंट्रोपी कम हो गई तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल एंट्रोपी बेटा। और फाइनल वाली अगर कम रह गई तो डेल्टा एस कैसा निकलेगा बेटा, ओवरऑल डेल्टा एस नेगेटिव होगा। तो खास ध्यान दें इस बात पे बेटा, क्या कि जब भी एडजॉर्प्शन होता है डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है बेटा कि थर्मोडायनेमिकली फाइनली प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है, डेल्टा जी। यही तो डिसाइड करता है ना बेटा, डेल्टा जी। अब यहां पर आप अच्छे से थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे बेटा, कुछ तो लगाना ही पड़ेगा कि डेल्टा एच जो है बेटा वो कैसा है, बोलो, नेगेटिव। डेल्टा एस भी कैसा है, नेगेटिव। रुको बेटा, अभी काम पूरा नहीं हुआ, देखते जाओ। और बेटा इन दोनों का मल्टीपल, किन दोनों का, इस माइनस साइन और टी डेल्टा एस का। बहुत आराम से दिमाग लगा लीजिए कि डेल्टा एस नेगेटिव है और यहां ये माइनस का साइन है, दोनों का मल्टीपल ओवरऑल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा, जवाब तो दो। और अगर मैं ये कह दूं कि यदि डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोल दिया मैंने बेटा, देखिएगा, अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बेटा टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ, गौर से ध्यान दें बेटा कि टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है ना वो पॉजिटिव वैल्यू को बढ़ाएगा और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वैल्यू को बढ़ाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा कि अगर प्रोसेस करवाना है स्पॉन्टेनियसली तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यानी नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड आपको ज्यादा चाहिए। यानी अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस से ज्यादा हुआ तो ऐसी स्थिति में बेटा डेल्टा जी जो है वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव मिला तो बेटा एडजॉर्प्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी एक ओवरऑल रेंज और बता दीजिए बेटा कि अगर आपको टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड कम चाहिए तो टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड को कम रखने के लिए बेटा मैं टेम्परेचर बढ़ा के रखूं कि कम रखूं, टेम्परेचर कम रखो। तो जनरली रास्ते चलते कोई आपसे पूछे अगर कि एडजॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा के रखना चाहिए कि कम रखना चाहिए, तो बेटा अच्छी बात क्या है कि कम रखना चाहिए। अरे समझे क्या बेटा, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा आप खुद कि ये सरफेस है। अब अगर इस सरफेस का टेम्परेचर नॉर्मल है तो इस पर गैस का एडजॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन अगर इस सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रख दिया तो और फिर बोला गैसेस स्पीसीज को कि जाके बैठ जाओ, बैठ जाएंगे क्या बेटा, नहीं बैठेंगे ना। खुद पे सोच के देखो कि किसी सरफेस का टेम्परेचर बढ़ा रखा और फिर बोलो बैठ जाओ, बैठोगे क्या, नहीं बैठोगे ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। यानी टेम्परेचर ज्यादा रखा जाए कि कम रखा जाए बेटा, फॉर एडजॉर्प्शन टेम्परेचर कम रखा जाए। एक नॉर्मल सिर्फ एडजॉर्प्शन वर्ड बोला तो टेम्परेचर कम रखा जाए। फिर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में जब अपन जाएंगे फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन में तो फिर चीजें और आएंगी बेटा, लेकिन एक नॉर्मल वर्ड अगर बोले कि एडजॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा रखे कि कम, तो नॉर्मल टर्म यह है कि एडजॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर कम रखा जाए। अब केमिकल एडजॉर्प्शन में जाके क्या होगा वो वहां पर देखेंगे बेटा। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर बेटा, खुद कॉमन सेंस लगा के बताना बेटा कि ये सरफेस है और इस पर पहली बार कोई गैस का मॉलिक्यूल आया तो बहुत अच्छे से अट्रैक्शन होगा, खूब एनर्जी रिलीज होगी। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, क्या वही एनर्जी रिलीज होती रहेगी या तुलनात्मक रूप से कम एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगी? कॉमन सेंस लगाओ, कम एनर्जी रिलीज होगी बेटा। सरफेस भी इसकी पूरी भरती चली जाएगी बेटा और एनर्जी रिलीज कर चुकने के बाद बेटा ये अब कम एनर्जी रिलीज करेगा। दैट मीन्स क्या बेटा कि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा
वैसे वैसे रिलीज होने वाली एनर्जी कम होगी बेटा फॉर फर्दर एडजॉर्प्शन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच will be lesser। कि जैसे जैसे आगे एडजॉर्प्शन होगा डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब ध्यान देना बेटा कि एडजॉर्प्शन होने का कारण क्या था कि ओवरऑल डेल्टा एच का नेगेटिव मिलना, और डेल्टा एच के नेगेटिव मिलने का कारण क्या था, डेल्टा एच का नेगेटिव होना। कि मान लो ये माइनस का 10 था और ये ओवरऑल था प्लस का 5, तो एडजॉर्प्शन हो गया। फिर मैंने बोला कि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा इसकी नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी बेटा, -8 -6। क्या कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या बेटा कि जब इसका नेगेटिव मैग्नीट्यूड और इसका ओवरऑल पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है प्रैक्टिकली बेटा। तो ऐसी अवस्था में अगर नेगेटिव मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो वहां पर बेटा डेल्टा जी क्या कितना हो जाएगा बेटा, वहां पर डेल्टा जी हो जाएगा 0। और अगर डेल्टा जी 0 हो गया तो वो कंडीशन होती है किसकी, इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम बेटा मुझे बताइए स्टैटिक होता है कि डायनेमिक? इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक होता है। तो जहां पर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, डेल्टा जी 0 हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया, वहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन बराबर हो जाएगा। कि जिस रेट से एडजॉर्प्शन होगा उसी रेट से डिजॉर्प्शन होगा। कि 5 मॉलिक्यूल सरफेस पे बढ़ेंगे तो पहले 5 मॉलिक्यूल सरफेस से हटेंगे, या मैं कहूं कि 5 का सरफेस पे एक साथ आना और 5 का सरफेस से एक साथ जाना होगा। एडजॉर्प्शन की रेट और डिजॉर्प्शन की रेट बराबर हो जाएगी। क्या मैकेनिज्म क्लियर है बेटा? फटाफट से फुल सुन लीजिएगा। पहला क्यों हुआ, क्योंकि बल्क वाले में बैलेंस फोर्स थे, सरफेस वाले पर अनबैलेंस फोर्स थे, तो सरफेस वाली जगह पे रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुआ जो एडजॉर्प्शन कर रहा है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन अट्रैक्शन हो रहा है तो बेटा जैसे पार्टिकल का एडजॉर्प्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा बेटा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, सरफेस एनर्जी कम होती चली जाएगी। एडजॉर्प्शन होने से गैसेज स्पीसीज एडजॉर्ब हो गए तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, एंट्रोपी कम हो जाएगी, डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ। अगर आपको एडजॉर्प्शन करवाना है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव चाहिए। एग्जाम में कोई सवाल पूछे कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, तो तीनों नेगेटिव होते हैं। अरे तीनों नेगेटिव है क्योंकि एडजॉर्प्शन करवाना है। अगर एडजॉर्प्शन करवाना है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव चाहिए, और उसके लिए डेल्टा एच का नेगेटिव वाला जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो ज्यादा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होगा बेटा वैसे वैसे डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू कम होती चली जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डेल्टा जी 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी, वहां पर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या हो जाएंगी, बराबर। पोच करके एनसीईआरटी के ही साइड में लिख लीजिएगा बेटा, छोटे छोटे से पॉइंट है, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं इसको हटा के, फिर बोल रहा हूं पोच करके लिख लो बेटा पहले इसको, ठीक है। तो देखिए बेटा ये सब मैं समझा चुका हूं आपको बेटा, ये वाले जो भी अंडरलाइन है ना बेटा, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं भाई। On the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind in all sides and hence they possess unbalanced or residual attraction forces बेटा, ठीक है। Extent of adsorption increases with increase in surface area, already discuss किया जा चुका है। डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन हमेशा नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, और फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव बेटा, क्लियर है। आगे क्या बोला, एज द एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स delta H becomes less and less negative, ultimately delta H becomes equal to T delta S and delta G becomes 0. At this state equilibrium is attained, और equilibrium आ गया तो rate of adsorption बराबर rate of desorption। क्या मैकेनिज्म क्लियर है बेटा यहाँ तक कि भैया आप लोगों को? बोलो बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन।
कब देख रहे हैं बेटा अपन टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन? वो देखा जा रहा है जब गैस का एड्जॉर्प्शन अक्युमुलेशन हो रहा है किस पर बेटा? सॉलिड के ऊपर। भाई अपन जो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन देख रहे हैं ना बेटा, उसकी कैटेगरी क्या है? कब देख रहे हैं? जब किसी गैस का किसी सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा, उसी को क्या नाम दे दिया? अक्युमुलेशन भी नाम दे दिया बेटा उसको। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती बेटा। 99% इसका सवाल एनसीईआरटी से बनता है। जो भी एक्स्ट्रा की बातें होंगी वो मैं आपको साइड में न्यूमेरिकल वगैरह जो भी है या कुछ एक्स्ट्रा बातें वो सब करवाता हुआ चलूंगा बेटा। ठीक है ना, देखिए इधर समझना इसको पहले बेटा अच्छे से आप लोग कि टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में जब गैस का सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या क्या कैटेगरी आ रही है, समझना अच्छे से बेटा। मैंने आपको ये बोला कि एड्जॉर्प्शन का कारण है रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी सरफेस वाले पार्टिकल्स का। दैट मींस ओवरऑल मैं कहूं तो एड्जॉर्प्शन का कारण है अट्रैक्शन। अब बेटा अट्रैक्शन फोर्स वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। वीक फोर्सेस में वंडरवाल फोर्सेस आ जाते हैं बेटा, पढ़ रखा आपने केमिकल बॉन्डिंग में। और स्ट्रॉन्ग फोर्स में केमिकल बॉन्ड आ जाते हैं, कौन से? या मैं कहूं जैसे कोवलेंट हो गया, जैसे आयनिक हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग में चले जाते हैं। तो ध्यान दें, अगर बेटा जो एड्जॉर्बेंट है और जो एड्जॉर्बेट है या आने वाला जो पार्टिकल है उसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन से? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो एड्जॉर्प्शन होगा उसे बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोप्शन बेटा। और अगर केमिकल बॉन्ड बना, चाहे वो कोवेलेंट हो चाहे वो आयनिक हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कोवेलेंट भी और आयनिक भी बेटा। अगर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना, स्ट्रॉन्ग है वो बेटा, तो वहां जो एड्जॉर्प्शन होगा उसे कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से अगर अट्रैक्शन हुआ, एड्जॉर्प्शन हुआ है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और केमिकल बॉन्ड दैट मींस कोवेलेंट या आयनिक में से कोई भी, तो बेटा जो एड्जॉर्प्शन हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन बेटा। दूसरा पॉइंट, मुझे बताइए बेटा कि वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटा यूनिवर्सल फोर्स होता है। एक सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो बेटा क्या कि इतना वीक अट्रैक्शन फोर्स तो बेटा इस दुनिया में सभी के बीच में होता है, कोई भी हो, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स तो बेटा सबके साथ रहता ही है। वीक वंडरवाल फोर्स है बेटा। तो कोई भी गैसियस स्पीसीज किसी भी एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे वीक वंडरवाल फोर्स से तो अट्रैक्ट रहती ही है बेटा। तो आसानी से किसी भी गैसियस स्पीसीज का सॉलिड की सरफेस पर बेटा फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो जाता है। वो स्पेसिफिक नहीं होता कि नहीं इसी गैस का एड्जॉर्प्शन करूंगा, इसका एड्जॉर्प्शन नहीं करूंगा, नहीं बेटा हो जाए। अरे कहीं ना कहीं वीक अट्रैक्शन तो सबके साथ रहता ही है बेटा, थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बेटा केमिकल एड्जॉर्प्शन में बेटा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। और आप सब जानते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यूनिवर्सल नहीं होता, हर किसी के साथ नहीं होता, किसी स्पेसिफिक के साथ ही होता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तो किसी स्पेसिफिक के साथ ही होता है बेटा, हर किसी के साथ नहीं होता। यानी अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो हर किसी के साथ बना लोगे क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, कोई ना कोई स्पेसिफिक होगा उसी के साथ बनाओगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन बेटा यूनिवर्सल नहीं होता, कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। जबकि वंडरवाल एड्जॉर्प्शन या मैं कहूं फिजिकल एड्जॉर्प्शन बेटा वो यूनिवर्सल है, वहां पर स्पेसिफिक नेचर नहीं होती। किसमें? फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। क्यों? वीक अट्रैक्शन है, सबके साथ चलता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन स्पेसिफिक होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, सबके साथ नहीं होता। वहां जरूरी है कि गैसेस स्पीसीज और जो सरफेस है उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड बने, चाहे कोवेलेंट बने चाहे आयनिक बने, पर बनना जरूरी है केमिकल बॉन्ड। जैसे मेटल की सरफेस पर ऑक्साइड का जब एड्जॉर्प्शन होता है, सॉरी ऑक्सीजन का जब एड्जॉर्प्शन होता है तो मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन से ऑक्साइड बन चुका होता है। हाइड्रोजन का एड्जॉर्प्शन होता है तो मेटल और हाइड्रोजन की रिएक्शन से हाइड्राइड बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? हाइड्राइड बेटा। यानी स्पेसिफिक कौन सा है? फिजिकल की केमिकल? केमिकल वाला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है बेटा। अगली बात, दोनों ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे, बिल्कुल होंगे, ड्यू टू अट्रैक्शन है बेटा।
लेकिन मुझे बताइए बेटा कि ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा, खुद कॉमन सेंस लगाओ, वीक वाला कि स्ट्रॉन्ग वाला? ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो रिलीज होने वाली एनर्जी भी ज्यादा होगी। किस प्रोसेस में? केमिकल एब्जॉर्प्शन में बेटा। वहां पर रिलीज होने वाली एनर्जी का फैक्टर ज्यादा होता है बेटा, बजाय किसके? फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बेटा। रिलीज दोनों में होती है, लेकिन बेटा इसकी रेंज 20 से लेके 40, 50, 60 तक चलती है, इसकी बेटा 80 से लेके 240 तक चली जाती है केमिकल एब्जॉर्प्शन की। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रटो मत, कॉमन सेंस लगाओ। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है बेटा अपना इसमें एक्टिवेशन एनर्जी। समझिएगा, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर बात करें बेटा, तो बोल रहा हूं ना बार बार कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन सब में चलता है, और वहां कोई परमानेंट बॉन्ड बनता नहीं है बेटा। वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, चलता है, ठीक है कि थोड़ा बहुत अट्रैक्शन हुआ और फिर बेटा डिसऑर्प्शन हो गया, कोई खास इशू नहीं होता। वहां पर कोई स्पेसिफिक अलग से एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती। लेकिन बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है तो वो बनेगा स्पेसिफिक के साथ, और उसमें बेटा कोई ना कोई एक्टिवेशन तो जरूरी होता है ना इनिशियली बेटा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी किस में जरूरत होती है? उसकी जरूरत होती है केमिकल एब्जॉर्प्शन में, ना कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। फिजिकल में जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है बेटा, आप या तो ये कह सकते हो कि वो नेग्लिजिबल होती है या होती नहीं है, और केमिकल में बेटा सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसके बिना केमिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इवन मैं ये कहूंगा कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन ही केमिकल एब्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो सकता है। होता क्या समझाता हूं कि कोई सरफेस है, इस पर गैसेज स्पीसीज आई, जैसे ही गैसेज स्पीसीज आएगी उसका पहले होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। कौन सा? फिजिकल एनर्जी रिलीज होगी। अब वो रिलीज होने वाली एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गई, रिक्वायर्ड फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन, अगर रिलीज होने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गई तो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भाई गैसेज स्पीसीज है, आई, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, अगर सफिशिएंट नहीं है तो आसानी से उसका डिसॉर्प्शन भी हो जाएगा। लेकिन अगर वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर गई तो फिर परमानेंट बॉन्ड बनेगा, और वो भी बेटा केमिकल एब्जॉर्प्शन के थ्रू। अरे समझे क्या भाई? तो इस पूरी रामायण के बाद इतना तो याद रहेगा ना कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी नेग्लिजिबल या नहीं होती, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। एक और बात बेटा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बेटा, जिसे केमिकल काइनेटिक्स में डिटेल में पढ़ा भी जाता है, वो कुछ हद तक बेटा टेम्परेचर के इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने में काम आती है। ध्यान दीजिए क्या बेटा, मुझे बताइए कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटा एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? जवाब तो दो भाई। अरे कैसा है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन है एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक अगर है बेटा, एब्जॉर्प्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्लियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था, और बिल्कुल फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ऐसा ही होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होता चला जाता है। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन बेटा थोड़ा सा अलग चलता है इससे। भाई कायदा क्या था कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एब्जॉर्प्शन कम होना चाहिए था, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में ड्यू टू एक्टिवेशन एनर्जी बेटा इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और लिमिट क्रॉस कर दी जाए टेम्परेचर की तो फिर वापस से कम होने लग जाता है। अब बोलोगे कि ये क्या आफत आ गई? फिर समझाता हूं। आप सब जानते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? किसी भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, या मैं कहूं बेटा कोई भी मॉलिक्यूल के लिए वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। और आप अच्छे से जानते हो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सारे मॉलिक्यूल एक्टिव नहीं होते, सारे इस लायक नहीं होते कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। मान लो किसी रिएक्शन में 100 मॉलिक्यूल थे, 100 में से 30 इस लायक थे जो बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, 30 एक्टिव थे। दैट मींस उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे भी ज्यादा थी। सिर्फ कितनों की? 30 की।
अब फिजिकल में तो क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी ना के बराबर चाहिए, तो बेटा वहां पर तो सारे ही ऐसे ही थे, सारे एक्टिव थे एक तरह से मान लो, और सभी में बेटा ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम हो रहा था। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड तोड़ना है बेटा, स्ट्रॉन्ग वो भी। तो 100 में से 30 इस लायक थे जो बॉन्ड बनाने के, बॉन्ड तोड़ने के लायक थे। अब क्या किया गया कि टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो इनिशियली क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ी 30 से 50 से 70 से 80 से 90 से 100 तक एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ चुकी। अब 100 थे, 100 के 100 एक्टिव हो चुके। तब तक तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ रही है। लेकिन एक बार सारे एक्टिव हो चुके, अगर आप उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फिर वो वापस क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो एबनॉर्मल बात क्या है यहाँ एबनॉर्मल बात है ये वाली कि कम होना था, वो एबनॉर्मल नहीं था बेटा। एबनॉर्मल ये था कि बढ़ा क्यों। तो ये क्यों बढ़ा, here on increasing temperature number of या fraction of active molecules क्या हुए बेटा, rises, बढ़ गए। कि यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहा, गौर से सुने। सिर्फ एड्जॉर्प्शन बोला, ना फिजिकल ना केमिकल, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन बोला टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। समझे क्या? अरे बोलो बेटा। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है बेटा, एनसीईआरटी ने बेटा ग्राफ फिजिकल का यही बोला है, ग्राफ तो नहीं दिया पर यही बोला है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा। और केमिकल के लिए उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ इनिशियल वाली सिचुएशन बताई है, आगे वाली नहीं बताई। ध्यान दे, रियलिटी क्या है कि इनिशियली बढ़ेगा, और जब एक बार सारे मॉलिक्यूल एक्टिव हो चुके उसके बाद भी टेम्परेचर बढ़ाया गया तो फिर वो कम होना शुरू कर देता है बेटा। क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेज की वजह से जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, बोल रहा हूं कि वो वीक होता है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आया गैसेस स्पीसीज आ रही है, उसका एड्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया तो डीजॉर्प्शन हो गया। एड्जॉर्प्शन हुआ, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया तो क्या हो गया, डीजॉर्प्शन। कुल मिलाकर रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बनता बेटा, वीक अट्रैक्शन है, कोई खास इश्यू नहीं है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहली बात तो हर किसी के साथ बनता नहीं है होता स्पेसिफिक है, और जब बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके बनता है। दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और एक बार अगर बन गया ना तो फिर जल्दी से नहीं टूटता। ऐसे नहीं है कि मर्जी आई तब एड्जॉर्प्शन हो गया, मर्जी आई तब चला गया, नहीं बेटा। देखो केमिकल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है स्पेसिफिक के साथ, और ध्यान दें कि जो स्पेसिफिक के साथ बनता है ना बेटा वो परमानेंट बनता है। कैसा होता है वो, इरिवर्सिबल। अरे ध्यान समझ रहे हो क्या बेटा, बोल रहा हूं ना, हर किसी के साथ तो बनता नहीं है, और एक बार जब बना तो वो इरिवर्सिबल होता है बेटा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता। कौन सा? केमिकल एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा कि आपने प्रेशर बढ़ाया, मान लो ये सरफेस थी जिस पर 20 गैस के मॉलिक्यूल्स की अरेंज होने की जगह थी, और अभी मेरे पास सिर्फ 5 गैसियस मॉलिक्यूल्स थे। तो इनिशियली चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, जब तक पूरी सरफेस की एक लेयर कवर नहीं हो जाती ना बेटा, तब तक तो दोनों बढ़ते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। क्यों? क्योंकि 20 की जगह थी 5 अवेलेबल थे। इनिशियली प्रेशर बढ़ा के आपने गैसेस मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ाई, तो बेटा 20 जब तक पूरे नहीं बढ़ जाएंगे तब तक फिजिकल और केमिकल दोनों बढ़ेंगे। अगर एक लेयर बन चुकी उसके बाद भी प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में तो बेटा मल्टी लेयर फिनोमिना होता है, वीक अट्रैक्शन है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर चलता है, दूरी बढ़ने के साथ भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि वीक फोर्स है, कोई परमानेंट बॉन्ड तो बनना नहीं है बेटा वहां पर। लेकिन केमिकल में बेटा परमानेंट बॉन्ड बनता है, इरिवर्सिबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और वो सिर्फ एक लेयर तक चलता है।
वहां पर ये नहीं चलता कि एक लेयर दूसरी लेयर, अरे दूसरी लेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मामला खत्म। यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में सिंगल लेयर फिनोमिना होता है, परमानेंट है भाई, सिंगल लेयर ही होती है सिर्फ। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में बेटा चलती है लेयर, कोई दिक्कत नहीं, पहली लेयर दूसरी लेयर तीसरी लेयर, क्यों? क्योंकि वीक अट्रैक्शन है, कोई खास उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुए आपको बेटा? सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही बढ़ेंगे, क्योंकि साइट अगर ज्यादा होंगी जहां एडजॉर्प्शन हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा दोनों ही वो बढ़ जाएंगे। कोई तकलीफ यहां तक नहीं है। अगला पॉइंट बेटा, गैस की नेचर जो एडजॉर्ब हो रही है, या नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट बेटा समझिएगा। केमिकल में तो मैं चिल्ला चिल्ला के 5-6 बार बोल चुका हूं कि सिर्फ उसी गैसेस स्पीसीज का, उसी एडजॉर्बेट का केमिकल एडजॉर्प्शन होगा जो बॉन्ड बनाने के लायक हो। उदाहरण भी बताया कि ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाने के कारण एडजॉर्ब हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाने के कारण एडजॉर्ब हो रही है। तो क्या फिजिकल एडजॉर्प्शन बोला था कि स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या वो एडजॉर्बेट की नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? करता है। समझाता हूं कैसे। माना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन वीक अट्रैक्शन है, लेकिन बेटा आप भी जानते हो कि वीक अट्रैक्शन भी किसी के साथ थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के साथ थोड़ा कम होता है। होता है कि नहीं होता बेटा? भाई परमानेंट बॉन्ड बनना तो एक अलग मैटर हो गया बेटा, लेकिन वीक जो अट्रैक्शन होता है ना बेटा, वो भी अलग अलग रेंज का होता है, किसी के साथ ज्यादा और किसी के साथ कम। वो भी समझाता हूं। देखो बेटा, ये बना लेना बेटा पोंछ करके, पहले मैं इसको हटा रहा हूं, एक बार पोंछ करके बना लो, मैं इसे हटा रहा हूं। चलिए बेटा देखिए इधर, एक टर्म आती है बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर। और वो होता है क्या? 8a/27 RB। यहां पर ए और बी जो होते हैं ना बेटा, ये वंडरवॉल कांस्टेंट होते हैं। इनमें से एक ही मैं बात करूंगा, ये रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन फैक्टर को। किसको बोलो? अट्रैक्शन फैक्टर को बेटा। अब आप खुद बताइए कि अगर अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा, तो बेटा वो क्रिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। और जिन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा, क्या वो जल्दी पास आएंगे और जल्दी लिक्विड में बदलेंगे बेटा? बिल्कुल बदलेंगे बेटा। यानी अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो लिक्विफिकेशन जो है बेटा वो भी ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो लिक्विफिकेशन भी ज्यादा। और साफ साफ दिख रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा तो लिक्विफिकेशन ज्यादा, और साथ में अट्रैक्शन ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा। यानी क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, जिसमें लिक्विफिकेशन की रेंज ज्यादा है, लिक्विफाइड होने की रेंज ज्यादा है, उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है? या ये भी कह सकता हूं क्या कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, दैट मींस अट्रैक्शन ज्यादा है? और सीधी सी बात है बेटा, देखो अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं बेटा, तो उनके एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी ज्यादा की कम? खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। जो ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं बेटा, उनका एडजॉर्ब होने का चांस ज्यादा होता है, वो जल्दी एडजॉर्ब हो जाते हैं बेटा। सवाल क्या बनेगा नीट में? सवाल ये बनेगा बेटा कि वो आपको 3 से 4 गैसेस स्पीसीज देगा और बोलेगा कि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर है 100 केल्विन, 200 केल्विन, 300 केल्विन, और पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन किसका होगा, या इनमें से सबसे ज्यादा लिक्विफिकेशन किसका होगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, उसका एडजॉर्प्शन और उसका लिक्विफिकेशन भी ज्यादा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए हटा रहा हूं मैं इसको, पहले लिख लेना पोंछ करके। अरे हट जाएगा भी, ये क्लिक करते ही पोंछ करके लिख लेना बेटा। हाँ बेटा देखिए इधर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड। रुको, सल्फर डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है बेटा? 630 केल्विन है क्या बेटा?
ठीक है। मीथेन का कितना है 190 केल्विन और डाइहाइड्रोजन का कितना है 33 केल्विन। तो आप तो मुझे बता दीजिए बेटा कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, अरे बोलो, सबसे कम होगा इनमें से H2 का, उससे ज्यादा होगा मीथेन का और उससे ज्यादा होगा SO2 का। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर देगा और पूछेगा कि एड्जॉर्प्शन की रेट बताओ, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा बेटा उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा। क्लियर है स्थिति बेटा आप लोगों को? तो जो भी रामायण मैंने यहाँ पर गाई है बेटा, अब ये लिख लेना साइड में, ठीक है ना, वो सब इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। और लास्ट में उन्होंने क्या किया हुआ है बेटा कि एक टेबल बना के आपको दी गई है बेटा, ठीक है। इस टेबल को आप याद कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए बेटा। साथ में छोटे छोटे पॉइंट है, डरो मत, मैं भी एक बार याद करवाऊंगा आपको बेटा। ये इस टेबुलर फॉर्म में उन्होंने इसको समराइज किया है। टेबल के साथ साथ एक बार उसकी पहले रीडिंग भी लगाएं और उसमें जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर वाली बातें बेटा वो ध्यान रखें कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा। तो फटाफट से मैं याद करवा दूं एक बार आपको कि गैस का सॉलिड की सरफेस पर एड्जॉर्प्शन दो तरह से है, फिजिकल और केमिकल। पहले मैं फिजिकल की रामायण गा देता हूं बेटा। ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि बेटा वंडरवाल फोर्स यूनिवर्सल होते हैं, किसी के साथ भी चलते हैं बेटा। रिवर्सिबल होते हैं, प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ जाएगा, प्रेशर हटाओगे कम हो जाएगा। रिवर्सिबल होते हैं कौन से, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। वहां बहुत ज्यादा कोई सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नेग्लिजिबल या नहीं होती बेटा। और वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन कम होता चला जाता है। प्रेशर बढ़ाओगे तो मल्टी लेयर फिनोमिना होता है, मल्टी लेयर तक वो बढ़ता चला जाता है बेटा। सरफेस एरिया बढ़ाने पर फिजिकल और केमिकल दोनों एड्जॉर्प्शन बढ़ते हैं बेटा। गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, एड्जॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। दैट मींस क्या, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसका फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा। क्योंकि वीक अट्रैक्शन है तो रिलीज होने वाली एनर्जी कम होगी, तो डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू इसमें क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन बेटा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट और आयनिक बेटा। स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो रिलीज होने वाली एनर्जी ज्यादा, डेल्टा एच की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा। स्पेसिफिक होता है क्योंकि एड्जॉर्बेंट और सरफेस के बीच में अगर इंटरेक्शन होगी तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनिशियली बढ़ता है तब क्योंकि एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ती है, उसके बाद कम होना शुरू कर देता है। प्रेशर बढ़ाने पर इनिशियली बढ़ता है, कितने लेयर तक, एक लेयर तक, सिंगल लेयर फिनोमिना होता है, इरिवर्सिबल होता है। और गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, आप समझा चुका हूं कि स्पेसिफिक होता है, जब बॉन्ड बनेगा तभी बेटा एड्जॉर्प्शन होगा, कौन सा, केमिकल। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया बढ़ाने पर बेटा पोरस फॉर्म लो चाहे पाउडर फॉर्म लो तो बेटा केमिकल और फिजिकल दोनों ही एड्जॉर्प्शन बढ़ जाते हैं। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? सारे पॉइंट क्लियर है बेटा? इसमें कोई तकलीफ इसके अंदर बेटा नहीं है? तो बेटा इसे आप अच्छे से रिवाइज करके रखें, पढ़ के रखें, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट इसमें आ जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा। अपन पढ़ रहे हैं फ्रेंडलिक की एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके अंदर फ्रेंडलिक ने क्या किया कि बेटा उसने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट ले लिया, एक फिक्स सरफेस ले ली, अमाउंट ले लिया फिक्स एड्जॉर्बेंट का बेटा, और एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा। नाम में आ रहा है आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। कि मान लीजिए उसने बेटा ये सरफेस ली, उसका पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ले लिया बेटा, टेम्परेचर सेम रखा बेटा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या किया कि बेटा ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसने बेटा प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बेटा जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ा रहा है वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ रहा है। भाई गैस का सरफेस के ऊपर, सॉलिड की सरफेस पर बेटा एड्जॉर्प्शन वो चेक कर रहा था, तो उसने देखा कि जैसे जैसे उसने प्रेशर बढ़ाया गैसेस का जो सरफेस है उसके ऊपर एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता चला गया। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसने टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा, और जो एड्जॉर्बेंट का मास है, जो उसका अमाउंट है, इवन उसकी सरफेस जो है बेटा वो भी कांस्टेंट रखी, ताकि वो इफेक्ट किसका देख सके, प्रेशर का इफेक्ट दे सके। भाई सरफेस एरिया बढ़ा देगा या अमाउंट ज्यादा प्रोवाइड करवा देगा कि जिस पर एड्जॉर्प्शन होना है, या टेम्परेचर बदलेगा तो वो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो बेटा अगर उसे सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट देखना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट सेम रखा, और साथ में बेटा क्या, सरफेस एरिया भी सेम रखा बेटा। तो उसे कुछ कैसा कर्व मिला बेटा, ये सब आप देखिएगा बेटा। इसमें थोड़ा सा मैं इसको साइड में लेके चल रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा, ठीक है ना। एक मिनट पहले आप समझ लीजिए बेटा थोड़ा सा
ग्राफ की फॉर्म से मैं आपको समझा रहा हूं इसके अंदर कि किस तरह से वो अपनी अप्रोच पर पहुंचा था। वो देखिएगा बेटा, उसने कुछ टर्म्स ली बेटा, ये टर्म आपको नहीं लिखनी है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। एक्स उसने लिया अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट ग्राम में, काम आएंगे ग्राफ में इसलिए बता रहा हूं पहले। एम क्या लिया उसने बेटा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, वो भी किसमें, ग्राम में। और पी जो उसने लिया बेटा, उसे क्या बोला गया, प्रेशर। ग्राफ क्या प्लॉट किया उसने, देखिएगा बेटा, ग्राफ उसको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में क्या मिला, बात ये बेटा, उसे ग्राफ मिला बेटा कुछ इस तरह से, x बाई एम और p के बीच में। ये ग्राफ उसे देखने को मिला प्रैक्टिकली बेटा। ये वाला ग्राफ उसे मिला, जो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है। अब ध्यान दें, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसने अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट कांस्टेंट रखा था, तो m तो कांस्टेंट है, m कैसा है, कांस्टेंट। फिर भी अगर x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है, m कांस्टेंट रहते हुए भी x बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा, x बढ़ रहा होगा। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि प्रेशर बढ़ाते जाओ तो x बढ़ेगा, और x बढ़ेगा तो x बाई एम भी बढ़ेगा बेटा, ये उसने ऑब्जर्व किया। अब इस ग्राफ की सहायता से बेटा उसे पहुंचना था किस सिचुएशन पे, ग्राफ की सहायता से उसे फाइनल एक फॉर्मूला पे पहुंचना था बेटा। देखते रहिएगा इधर। तो इस ग्राफ की सहायता से फॉर्मूला पे कैसे पहुंचा जा सकता है, समझिए, बहुत आसान है। इस ग्राफ के कुछ हिस्से बना ले और उसकी मैथमेटिकल स्टडी करें बेटा। एक हिस्सा इसका O से A, इसे O बोला, इसे A बोला। एक हिस्सा बेटा A से B और एक हिस्सा B से C। O से A से B और B से C, ये तीन हिस्से बना लिए उसने। अच्छा, आप ये भी साफ साफ देख पा रहे हैं बेटा कि इनिशियली प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा बेटा, और बाद में जाके प्रेशर कैसा हो गया बेटा, हाई प्रेशर हो गया। बीच में कैसा है, मॉडरेट प्रेशर बेटा। अब बेटा आपको सिर्फ इसमें सिंपल मैथ अप्लाई करनी है बेटा। देखो ये ग्राफ है, ग्राफ से फॉर्मूला कैसे आया बेटा, ये डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। फाइनली बात तो अपन फॉर्मूला की करेंगे जो आपको याद भी रखना है, लेकिन कैसे आया अगर थोड़ा सा हिंट मिल जाए तो याद रखने में आसानी रहेगी। और सिंपल मैथमेटिकली बेटा डेराइव होता है कि फॉर्मूला कैसे आया। मैंने इस ग्राफ के तीन हिस्से बना लिए, O से A से B और B से C बेटा, ठीक है। अगर मैं बेटा इसमें बात करूं कौन सी, कर्व OA की, ये वाली बेटा, कैसी कंडीशन है, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और इतनी मैथ तो आप जानते हो बेटा, नहीं जानते तो जानना चाहिए कि अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं x बाई एम और p के बीच में O से A तक वाली हिस्से को, तो साफ साफ रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि यहां पर p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, यानी p की पावर 1 आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, पॉजिटिव स्लोप के साथ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स क्या यहां पर x बाई एम p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। दैट मीन्स क्या वो p पर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कि x बाई एम इज ए फंक्शन ऑफ p। थोड़ा ऐसे लिख दें बेटा इसको, x बाई एम फंक्शन ऑफ p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा है, पूरे ही एक्सपेरिमेंट में आपने 200 केल्विन का टेम्परेचर रखा हुआ है।
इसका क्या मतलब है कि x बाई एम बराबर एफ ऑफ पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर में x बाई एम जो है वो प्रेशर का फंक्शन है। दैट मीन्स वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कंडीशन कैसी है, लो प्रेशर की, और p की पावर में 1 मिल रहा है। अब क्या किया मैंने, अब अपन ने स्टडी की बेटा कर्व B से C की बेटा, B से C, ये वाला कर्व बेटा हाई प्रेशर कंडीशन है, और साफ साफ रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहां पर x बाई एम जो है वो P पर डिपेंड नहीं कर रहा बेटा। स्ट्रेट लाइन मिल रही है लेकिन विदाउट स्लोप। दैट मीन्स P के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दौरान मैंने जब प्रेशर बढ़ाया तो x बाई एम की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा। देखो परपेंडिकुलर बेटा, यहाँ पर x बाई एम की वैल्यू मुझे बताइए क्या सेम रही है क्या बेटा इस दौरान, यहां से लेके यहां तक प्रेशर बढ़ा दो तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं कि x बाई एम बराबर एफ ऑफ पी है या नहीं है? अरे जवाब दो, नहीं है। लेकिन ये किस कंडीशन में? ये उस कंडीशन में जब प्रेशर हाई हो। और खुद कॉमन सेंस लगाओ ना बेटा कि प्रेशर बढ़ाया एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा ना। प्रैक्टिकली बात है बेटा, प्रेशर बढ़ाओ कि एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया, और बढ़ाया और बढ़ गया, अरे कहीं तो जाके लिमिट होगी ना। जब लास्ट में बोल देंगे कि नहीं अब और प्रेशर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा, साफ मना कर देंगे। एक लेयर बनी, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, बेटा लेयर पे लेयर बनती जा रही है, कहीं तो लिमिट आएगी ना। बहुत हाई प्रेशर अगर कर दिया गया तो फिर बेटा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी प्रेशर के ऊपर बेटा। और यहां पर P की पावर क्या रही? 0। अब बेटा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि अगर मैं अब बात करूं A से B ग्राफ की बेटा, A से B कर्व की, तो बेटा मॉडरेट प्रेशर है, ना हाई है ना लो है, इंटरमीडिएट प्रेशर कह सकते हो। क्या आप यहां पर मुझे x बाई एम और p के साथ में रिलेशन बता सकते हो क्या बेटा कि p की पावर में मुझे क्या लिखना चाहिए मैथमेटिकली? देखो यहां पर बेटा आया क्या, x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर 1। यहां आया x बाई एम बेटा p की पावर 0। तो यहां क्या मिलना चाहिए? क्या इन दोनों के बीच की कंडीशन लिख दूं क्या बेटा? क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर कि x बाई एम p की पावर में बेटा 0 से ज्यादा और 1 से कम। अरे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा। तो इन तीनों का फाइनल रिजल्ट क्या निकला? अगर मैं इन तीनों का रिजल्टेंट लिखना चाहूं तो बेटा ये तीनों आप लिखना, कर्व भी साइड में बना लेना, मैं नहीं रोक रहा हूं। लेकिन इन तीनों का फाइनल रिजल्ट क्या निकला वो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, वो आगे आ जाएगा। देखिएगा क्या निकला कि x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर क्या लिखा जाना चाहिए कि 0 है 1 है और ये 0 से 1 के बीच में है। तो क्या मैं 0 to 1 लिख दूं क्या? और बेटा इसे किस नाम से लिख दिया गया? x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई n। दैट मीन्स 1 बाई एम की वैल्यू कहां से कहां तक होगी बेटा? ये होगी 0 से 1 के बीच में 1 बाई एन की वैल्यू बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे? बाकायदा आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। और अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा बेटा। बहुत सिंपल सी मैथ है। यानी यहां पर k जो है बेटा, k क्या है? कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट है। क्या वो गैस की नेचर और एडजॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन अगर ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा बेटा। और n जो है ना बेटा, ये एक तरह से लेयर को रिप्रेजेंट करता है। कौन? स्मॉल n जो है बेटा। और वो भी बेटा गैस की नेचर पे डिपेंड करेगा, एडजॉर्बेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है उसमें भी कि जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी, नंबर ऑफ लेयर उतनी ही ज्यादा लग पाएंगी, उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन हो पाएगा। क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आया बेटा कि किस तरह से मैथमेटिकली डराइव होता है बेटा? सिंपल है। प्रैक्टिकली उसने ग्राफ देखा, उसके 3 हिस्से थे। एक हिस्से में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक हिस्से में नॉट डिपेंड आ रहा था, तो बीच वाले को उन दोनों के बीच में कंसीडर कर लिया। ओवरऑल रिजल्ट आ गया 0 to 1। और फिर इस पावर को हटा के उसने 1 बाई एन लिखा। दैट मीन्स 1 बाई एन की वैल्यू 0 से 1 थी बेटा।
और n की वैल्यू 1 से ज्यादा, n की वैल्यू 1 से ज्यादा बेटा, कि कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा लेयर बनाने की कोशिश तो करी ही जा रही है बेटा। क्लियर है ये स्थिति भैया? बोलो। तो फाइनल बेटा जो फॉर्मूला मिला वो लिखा हुआ है, मैं इसे हटा दूंगा, आप लोग इसे पोच करके लिख लेना साइड में। मैं हटा रहा हूं बेटा ये सब कुछ, पोच करके साइड में लिख लेना, ठीक है? ये लो भैया, देखे बेटा क्या लिखा हुआ इसने कि फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है बेटा, इन्होंने रिलेशन दिया है, जो भी रिलेशन दिया ठीक है बेटा, फाइनली आपको बता दिया मैंने, समझा दिया क्या कि ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिला। और ध्यान दें n की वैल्यू 1 से ज्यादा और 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में बेटा, एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर x क्या बेटा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट इन ग्राम, m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट k, और n जो है वो कांस्टेंट है बेटा। और यहाँ पर लिखा होना चाहिए क्या कि k and n are constant which depends on nature of adsorbent and the gas बेटा। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर भी बोला, क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी। ये आप लाइन अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है ना, कि k और n जो है बेटा वो गैस की नेचर और एडजॉर्बेंट की नेचर पर डिपेंड करते हैं। क्लियर है स्थिति बेटा? यहाँ तक की बात आपको। चलूं आगे बेटा। अब इसके बाद में बेटा आप जो ग्राफ देख रहे हैं, और मैंने जो ग्राफ बनाया था आपने देखा हो तो बेटा मैंने इनमें से कोई एक ग्राफ बनाया था, और यहाँ पर आप इसके 3 ग्राफ देख रहे हैं। समझाता हूं कि एक्चुअली क्या बेटा बात। देखिएगा, इसको वापस हटा रहा हूं भैया। देखो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटा अभी जो डिस्कस हो रहा है, कि बेटा एक काम अपन ये भी तो कर सकते हैं कि आपने एडजॉर्बेंट का फिक्स अमाउंट लिया हो और एक पर्टिकुलर मान लो 200 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, और उस पूरे 200 केल्विन में पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया प्रेशर बढ़ाते हुए, x/m का ग्राफ आपने देख लिया। ये लो, ये ग्राफ मिल गया बेटा कितने केल्विन पर, 200 केल्विन पर, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि वही सब चीजें ली, लेकिन इस बार आपने पूरा एक्सपेरिमेंट 300 केल्विन पर करने की सोची, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रखते हुए। और बेटा मैंने आपको बोला है कि अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा रखा तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एडजॉर्प्शन बोला हो तो वो घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। दैट मीन्स बेटा अगर एडजॉर्प्शन घटेगा तो x की वैल्यू कम होगी, तो x/m जो है वो भी कम हो जाएगा। तो अगर मैंने बेटा 300 केल्विन टेम्परेचर पर इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की तो वहां पर बेटा ग्राफ जो है वो इससे ऊपर मिलेगा कि नीचे? ध्यान दें, वो ग्राफ इससे नीचे मिलेगा बेटा। अगर और टेम्परेचर बढ़ाया तो और ग्राफ कम हो जाएगा बेटा। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे बेटा जो एडजॉर्ब्ड अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा। और एग्जाम में सवाल कैसे आएगा वो देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूं आपको, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो यहां पर T1, T2 और T3 लिख के देगा और पूछेगा कि इनका सही ऑर्डर क्या है। तो बेटा अभी तो आप लोग वो वैल्यू दिखाई दे रही है, इससे आप चिपका दोगे, पर एग्जाम में भी तो अप्रोच करनी है ना बेटा। कैसे अप्रोच करोगे भाई? देखिएगा क्या करना कि यहां आप एक परपेंडिकुलर बनाओगे, T1 पे एडजॉर्प्शन, T2 पे एडजॉर्प्शन और T3 पे एडजॉर्प्शन। मुझे बताइए मैक्सिमम एडजॉर्प्शन कहां हो रहा है? x/m की वैल्यू मैक्सिमम यहां पर है बेटा, और बोला ना कि टेम्परेचर अगर ज्यादा तो एडजॉर्प्शन कम, यानी अगर एडजॉर्प्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या रहा होगा? कम रहा होगा। दैट मींस T1 यहाँ पर मिनिमम है, उससे ज्यादा T2 और उससे ज्यादा T3 बेटा। अरे स्थिति क्लियर है क्या बेटा आप लोगों को? जरूरी नहीं है कि ऊपर T1 दे, नीचे से T1 भी दे सकता है बेटा, T1, T2, T3। समझने वाली बात है, रटने वाली नहीं है। क्या कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा, एक जनरल वर्ड में बेटा। केमिकल की बात नहीं हो रही है स्पेशली जाकर के बेटा, वो एक अलग कैटेगरी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह, वहां पर तो सिर्फ बातें और भी बदल जाएंगी। लेकिन नॉर्मली क्या बोला जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन कम होगा। अब ये लाइन तो याद रह जाएगी बेटा, लेकिन ये भी तो पहचानो कि किसमें एडजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर बेटा एडजॉर्प्शन मैक्सिमम है और एडजॉर्प्शन ज्यादा है, दैट मींस ये वाला टेम्परेचर क्या है? कम है। क्या वो समझ आ गया बेटा आप लोगों को? बोलो भाई, उसको साइड में बना लेना बेटा, पोज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं।
हाँ बेटा, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये जो इक्वेशन है इसको लोग में पुटअप करा जाए तो क्या अपन को मिलेगा बेटा? रटना नहीं, वो सिंपल सा है बेटा, समझा देता हूं आपको। इधर ले लेते हैं बेटा इसको, देखेगा। अगर आप इसका लॉग देखेंगे तो बेटा क्या लिखा जाएगा बोलो? log x बाई एम बराबर, इन दोनों में मल्टीपल है बेटा, और जब log m इंटू n करते हैं तो log m प्लस log n प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होगा बेटा? log k प्लस log p की पावर 1 बाई n। उसके बाद क्या बेटा कि log k एज इट इज प्लस, रुको, log m की पावर n क्या होता है? पावर उठ के आगे आ जाती है बेटा, तो वास्तव में ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाई एन आगे आ जाएगा, 1 बाई एन log p हो जाएगा क्या बेटा? फॉर्मूला मत रटो, ये रहा देखो बेटा, फाइनली रहा, फाइनली क्या मिल गया? log x बाई m बराबर log k प्लस 1 बाई एन log p। अगर ये y एक्सिस पे है बेटा, ये है x एक्सिस पे बेटा, तो कर्व कैसे प्लॉट किया जाएगा? आप बनाना मत बेटा, मैं साइड में बना रहा हूं, वहां पर बना हुआ है, मैं सिर्फ समझाने के लिए इधर बना रहा हूं। देखिए बेटा क्या कि आपके पास बेटा y एक्सिस पे है log x बाई m और x एक्सिस पे है log p। सबसे पहले जो x एक्सिस पे वो जीरो पुटअप किया जाता है पूरा का पूरा, अगर ये जीरो हो गया तो भी log k के बराबर मिलेगा। दैट मीन्स इसमें इंटरसेप्ट होता है किसके बराबर? log k के बराबर बेटा। और जैसे जैसे log p की वैल्यू बढ़ाओगे तो बेटा ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ेगी बेटा, ये कर्व ऊपर की तरफ चला जाएगा। समझे क्या? क्या आप मुझे इसका स्लोप बता सकते हो कि x के मल्टीपल में जो भी होता है वो क्या होता है? स्लोप होता है। स्लोप कितना मिल गया? 1 बाई n। क्या आप मुझे इसका एंगल बताओगे? एंगल क्या लिख दूं बेटा? एंगल लिख दिया जाएगा क्या? एंगल लिख देंगे थीटा। थीटा एंगल आ जाएगा बेटा। समझे क्या भाई? सब लिखा हुआ है इसमें बेटा, वो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो इंटरसेप्ट है log k के बराबर और इसका स्लोप है 1 बाई n के बराबर। ध्यान दें बेटा, इतना तो आपने पहले सुना भी होगा, नहीं सुना तो आप सुन ले कि स्लोप जो होता है उसे tan थीटा कहा जाता है क्या बेटा? अरे स्लोप को क्या कहा जाता है? tan थीटा कहा जाता है बेटा। यानी स्लोप अगर सोल्व करना हो थीटा देने के बाद में तो क्या करो? tan थीटा सोल्व कर लो, वो अपने आप स्लोप बताएगा और वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा 1 बाई n को। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? बोलो भाई, कैसे आया, कैसे इसका ग्राफ बना, कैसे उसका स्लोप आया, कैसे इंटरसेप्ट मिला, सब क्लियर है बेटा? ठीक है। अब बेटा इसका जो न्यूमेरिकल बनता है, ये मैं हटा रहा हूं भाई, इसका जो न्यूमेरिकल बनता है बेटा, उसे सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए बेटा। देखो ये इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया। इसका न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए एक छोटी सी बात हमेशा पता होनी चाहिए बेटा आपको, कुछ log वैल्यूज जो है ना बेटा वो हमेशा आपको याद होनी चाहिए। जैसे log 2 क्या होता है? log 2 होता है 0.30, यानी अगर मैं 0.30 का एंटी लॉग ले लूं, 0.30 का अगर एंटी लॉग ले लूं तो वापस से मुझे 2 मिलेगा। क्यों समझा रहा हूं ये बात मैं? क्योंकि बेटा इसमें मुझे log k से फाइनली k तक पहुंचना पड़ेगा इसका न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एक तरफ मैंने लिखी log k की वैल्यू और एक तरफ मैं लिखूंगा k। अगर log k की वैल्यू 0.3010 है तो इसका एंटी लॉग कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि बेटा इसका एंटी लॉग लोगे तभी तो k मिलेगा बेटा। log का एंटी कर दो तो k मिल जाएगा। अगर बेटा 0.4770 होता तो k की वैल्यू होती 3, काम आएगा बेटा। 0.6020 होता तो k होता 4 बेटा। अगर 0.77 के अप्रोक्स होता बेटा तो ये मिलता, सॉरी 0.70 के अप्रोक्स या 0.69 एग्जैक्टली मैं बोलूं तो बेटा तो ये 5 मिलता। 0.77 के अप्रोक्स होता तो 6 मिलता। पॉइंट बेटा 85 होता तो 7 होता। 0.90 होता तो 8 होता। 0.9694 के आस सॉरी 0.95 0.96 के आसपास होता तो ये 9 होता बेटा। कुछ याद आया क्या? कुछ नहीं है।
ये सब बेटा एंटी लॉग लिए हुए इनके, और वो सिंपल वे में। भाई लॉग 10 तक की वैल्यू तो याद रहती ना। भाई 2 का लॉग कितना होता है 0.3010, तो उसका एंटी लॉग अगर लिया जाएगा तो वो 2 मिल जाएगा बेटा। 3 का लॉग होता है 0.770 बेटा, तो अगर 0.4770, तो अगर 0.4770 का एंटी लॉग लोगे तो वापस 3 मिल जाएगा। समझे क्या बेटा? अब न्यूमेरिकल कैसे बनता है वो देखिए बेटा, यही लिख रहा हूं मैं, आप भी एनसीईआरटी में लिख सकते हैं बेटा। a curve with slope of 45-degree angle and intercept 0.6020 is obtained between log x by m and log p. Then find out amount of adsorption। ज्यादा बेटर होगा मैं बोलूं बेटा क्या, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दे x बाई एम को बेटा। x बाई एम किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। देन फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। ये सवाल है, पढ़ लीजिए अच्छे से बेटा। तो मैं एक्सप्लेन जब करूं, ताकि आपको जब एक्सप्लेन करूं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाए बेटा। सवाल है कि बेटा log x बाई एम और log p के बीच में जो कर्व प्लॉट किया गया उसमें स्लोप मिला 45 डिग्री एंगल के साथ में और इंटरसेप्ट मिला 0.6020। तो आपको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे x बाई एम की वैल्यू बतानी है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बताना है। क्या तरीका होगा, फॉर्मूला क्या था, x बाई एम बराबर के p की पावर 1 बाई n। x बाई एम आपसे पूछा गया है। अब बेटा इंटरसेप्ट जो है वो है 0.6020, और याद करो कि जो इंटरसेप्ट है ना बेटा वो इस कर्व में किसको रिप्रेजेंट करता है, log k को, और वो कितना दिया हुआ है 0.6020 बेटा। तो ऐसी स्थिति में k की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, देखो 0.6020 दिया हुआ है तो k की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी बेटा। तो यहाँ पर k की जगह मैं 4 चिपका दूंगा। p आपको दिया ही है सवाल में कितना, 2 ATM बेटा। ले दे के आप 1 बाई एन चाहिए बेटा। मुझे बताइए स्लोप क्या था 1 बाई एन, और वो क्या होता है tan थीटा, और वो कितना दिया हुआ बेटा tan 45 डिग्री। और बेटा इतना तो जानते होगे कि tan 45 कितना होता है 1, यानी 1 बाई एन की जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ 1। तो x बाई एम का आंसर कितना आ गया बेटा 8। यूनिट लेस आएगा, अरे ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम बेटा कैंसिल आउट हो गए, कैसा मिलेगा यूनिट लेस। क्या सिंपल सा समझ आया तरीका बेटा आपको। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, कान पकड़ने के लिए बोला तो सीधा पकड़ो ना, ऐसे घुमा के पकड़ना जरूरी थोड़ी है। x बाई एम पूछा, k चाहिए था बेटा। अगर इंटरसेप्ट 0.6020 है तो उसका एंटीलॉग 4 होता है, दैट मींस k की वैल्यू 4 आ गई। और tan 45 डिग्री दिया है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इट मींस 1 बाई n की वैल्यू 1 आ गई। बस वो दोनों पुटअप कर दिया, सीधा आंसर प्राप्त कर लिया। क्या क्लियर है न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है इसका बेटा? आप लोगों को पोच करके लिख लीजिए फटाफट इस न्यूमेरिकल को बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ बेटा, नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा। अच्छा, क्या आप मुझे दोनों सिचुएशन बता सकते हो क्या बेटा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आप मुझे प्रेशर की कंडीशन बता दो बेटा कि किसमें हाई प्रेशर है और किसमें लो प्रेशर है। ये दो कंडीशन बेटा, एक लिखा हुआ है 1 बाई एन की वैल्यू 0 और एक में लिखा हुआ है 1 बाई एन की वैल्यू 1। क्या फॉर्मूला था, x बाई एम बराबर के पी की पावर 1 बाई एन। अगर बेटा
1/n की वैल्यू 0 है तो क्या फॉर्मूला, x/m बराबर k p की पावर 0। दैट मीन्स प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा, और वो कब था, जब कंडीशन हो हाई प्रेशर की बेटा, यानी हाई प्रेशर पे x/m प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। लिख चुका हूं पहले, समझा चुका हूं। और अगर बेटा आप यहां 1/n की वैल्यू 1 पुटअप कर देते हो तो बेटा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ गया, और वो कब था बेटा, लो प्रेशर की सिचुएशन में था। क्या ये दोनों स्थिति क्लियर है बेटा, ऑलरेडी एक्सप्लेन की जा चुकी है भैया। अगला बात बेटा, नेक्स्ट क्या, देखो बेटा फ्रेंडलिक ने ये बोला था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन मुझे बताइए बेटा क्या वो बात हर एक प्रेशर की कंडीशन पे सही है क्या? भाई उसने बहुत हाई प्रेशर वाली सिचुएशन फ्रेंडलिक ने एक्सप्लेन नहीं की थी बेटा, वो तो प्रैक्टिकल रिजल्ट था उसका, ठीक है भाई। एक्चुअली फ्रेंडलिक ने बोला था कि प्रेशर बढ़ाओ तो एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन बहुत हाई प्रेशर की कंडीशन पे क्या फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म जो है बेटा वो एक्सप्लेन कर पा रही है क्या बेटा? नहीं, वो बिल्कुल भी हाई प्रेशर की कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ध्यान दें इधर बेटा, क्या कि this cannot be explained by Freundlich isotherm बेटा, it fails at high pressure। That means सीधा सवाल क्या बनेगा बेटा कि बाय द वे अगर उनको सवाल बनाने का मन हुआ और लैंग्वेज से सवाल बनाया तो क्या पूछ सकता है कि फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो है बेटा कौन से प्रेशर पे फेल होती है, लो प्रेशर पे कि हाई प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे फ्रेंडलिक आइसोथर्म जो है वो फेल हो जाता है बेटा, क्योंकि वहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, वो भी विदाउट स्लोप बेटा। क्लियर है स्थिति बेटा आपको?